बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त और रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स केस की समाअत हुई। दूसरी जानब IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। दूसरी जानब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मईशत पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन चुकी है। क्या हिकमत अमली है हुकूमत के पास? वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अगर IMF से बात नहीं बनती तो हम एक हिकमत अमली वज़ा करेंगे कौम के सामने आके। देखें जी, IMF तो नहीं माना, कल भी हमने बात की थी और आज ज़ाहिर सरकारी तौर पे बता दिया गया है कि IMF जो है वो राज़ी नहीं है और जो उनकी जो अगली मीटिंग है, उनकी बोर्ड मीटिंग, वो भी इस माह नहीं होने जा रही। 22 तारीख तक तो नहीं, कम से कम उसके बाद भी अब हुकूमत बहुत ज़्यादा उस तरफ अपना ध्यान, अपनी तवज्जो नहीं दे रही, सिवाय इसके कि मज़ीद टैक्सेस का ऐलान होता है या क्या होता है। और अगले प्रोग्राम में जाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आने वाले जो दिन हैं या महीने हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए काफ़ी मसाइल लेकर आ रहे हैं। और जाहिर है कि हुकूमत जो है उसने अपनी तरफ से ऐलान किया था इलेक्शन बजट का, लेकिन ये इलेक्शन बजट जो है ये फौरी तौर पे इसकी यानी इरादा ये था कि इलेक्शन बजट है जो उसको कहा गया, और इसके बाद जो है वो इतना कुछ उसमें ऐलान हो गया है, मुख्तलिफ छूट दे दी गई है, टैक्सेस कम हैं आगे पीछे दाएं बाएं करके, और ग्रांट्स और तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, ये सारा कुछ हो गया और उसके बाद इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन ये इसके जो जो इसकी जो ज़ालाबारी है, मतलब बर्फ़ की गोली कहूँगा मैं, और तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, वो बारिश पहले ही शुरू हो गई है, ठीक है। और उसमें क्योंकि बजट में तो कुछ भी नहीं है, ये बात पहले ही दिन हमने कही थी कि उसमें जो पैसे हैं वो नहीं है और ऐलान हो गए हैं। अब IMF ने कहा कि ये बजट तो हमें मंजूरी नहीं है और ये बजट हमने उनसे अप्रूव करवा के देना था। तो इस वक्त ये एक मईशत बद से बदतर सूरत हाल में जा रही है। सियासी माहौल पे दो बातें अहम है। पहली बात तो ये है कि ये जो आज भी समाप्त हुई, ये जो रिव्यू का हक है या नहीं है, और इसमें जो है ये उसके साथ ही वो भी 14 मई को इंतखाबात, उसके बाद सुना जाएगा जी, लेकिन उसके साथ ही रिव्यू और ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स केस। तो उसमें अब आज इस बात पे बहस हुई कि अपील और रिव्यू में क्या फ़र्क है, और क्या ये जो है ये माजी से फैसलों पे होगा या आइंदा जो फैसले देगी अदालत उसके ऊपर लागू होगा कानून। ये वो कानून है जिससे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब बराह रास्त इससे यानी ये तय होगा कि उनकी सियासत में वापसी जो है वो किस तरह होनी है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद में सुन रही है, और वही 3 रुकनी बेंच है जिससे हुकूमत जो है वो जिसको पसंद नहीं करती। और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी जो तकरीर की है बजट में, उन्होंने एक तो तमाम जो 75 साल के मसाइल थे, मतलब हर जगह चोरी है, चकारी है, अकरबा परवरी है, मतलब एलीट कैप्चर है, सब कुछ है इस मुल्क में। लेकिन बहुत अच्छा होता कि ख्वाजा आसिफ साहब ये भी बयान करते कि ख्वाजा आसिफ साहब 1985 से भी पहले से उनके वालिद इंतहाई मोहतरम पाकिस्तान की तारीख में एक उनका नाम रहा है ख्वाजा सफदर साहब का, तो वो 80 की दहाई से सियासत में हैं और कई दफ़ा वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। और तो मतलब वो तो ख़ुद हुकूमत में इतने सालों से हैं, 80 की दहाई से अगर हैं तो फिर ये मसाइल क्यों हैं, इसका भी उनको जवाब देना चाहिए था कि और मसाइल उन्होंने जो गुनवाए वो सही थे। और उन्होंने कहा कि मतलब वो भी मलिक रियाज साहब का नाम नहीं ले सकते, तो क्यों नहीं ले सकते मलिक रियाज साहब का नाम, हम तो ले रहे हैं, ठीक है। मलिक रियाज साहब जो हैं उन्होंने अगर कोई अच्छाई की है तो वो जाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की है ना, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, और वो
नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के भी करीब थे, जरदारी साहब के भी करीब हैं, मुशर्रफ साहब के भी करीब। तो बात यह है कि ये जो मतलब खुद हुक्मरान जमातें जो हैं पीडीएम की, उनके करीब हैं, उनके भी करीब हैं मलिक रियाज साहब। तो वो ऐसे कहते हैं जैसे मतलब है कि उनको सिर्फ चेयरमैन पीटीआई की तरह नत्थी करके वो आगे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके बहुत बड़े एहसानात हैं उनके। तो एक तो बात, लेकिन उनके जो पॉइंट्स थे कि मुल्क में इतनी चोरी हो रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और उसको अब ख़त्म कैसे करना है ये तो उन्होंने बताना है ना, मतलब हुकूमत में ही है ना। और उसका क्या इलाज है? अब ये जो बजट आया है तो इसमें तो बजट में तो रियल इस्टेट को और उन्हीं तबकात को सहूलत दी गई है। तो इसका कोई सोल्यूशन गालिबन नहीं है। मसाइल तो पॉइंट आउट वो भी करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन जो है वो अगर हुक्मरान जो है वो सॉल्व करते हैं ना, मसाइल को हल करते हैं। मसाइल को उठाना तो अपोजिशन का काम है या मीडिया का काम है, मसाइल को हल करना हुक्मरान तबकात का काम है। तो वो इसमें नहीं है। दूसरी जो बात है, देखें इसमें एक जो मामला यानी अब आप ये देखें ना कि अगर मुल्क ज़ाहिर इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सियासी जो एक चेस बोर्ड है वो तो ख़त्म हो गया, 1985 वाला वो ख़त्म हो गया। वो अब उसमें कोई, अब देखें ना कि अब कैसे यानी इलेक्शंस में जाएंगे तो उधर मुकदमा चल रहे होंगे फौजी अदालत में, तो यहाँ पर इलेक्शन की कंपेन चल रही होगी। तो मतलब है कि अगर आप तसव्वुर करें ना कि टीवी पे मतलब फ़र्ज़ करें कि उस स्प्लिट स्क्रीन है, दो स्क्रीन आ रही हैं, एक तरफ ये कि लोगों को इंसदाद दहशतगर्दी, फौजी अदालतों को तो नहीं जाहिर है, लेकिन बाकी अदालतों में लाया जा रहा है, मुकदमा चल रहे हैं, पेशी हो रही है, वो मनाजिर चल रहे हैं, एक तरफ इलेक्शन कंपेन हो रही है। तो कैसे इसको लोगों का ध्यान किधर होगा? तो ये भी देखना है हुक्मरान जमातों ने कि कैसे उसको। और फिर बजट के उस समरात आने शुरू हो गए तो महंगाई फिर बढ़ जाएगी दोबारा बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ। तो ये अब आने वाले दिनों में पीडीएम की जमातों को फैसला करना है। इसमें जो अहम तरीन अगर कोई डेवलपमेंट है ना, तो वो मखदूम अहमद महमूद साहब का लंदन जाना है। मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो एक करिश्माती शख्सियत हैं, और इतनी गहरी दोस्ती, अगर पाकिस्तान के साथ गहरी दोस्ती और एतमाद जितना जहांगीर तरीन साहब और मखदूम अहमद महमूद साहब का है वो किसी का नहीं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जहांगीर तरीन साहब लंदन गए और जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो कहा कि मैं, ये खबर आई कि वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे। जरदारी साहब ने यहां से मखदूम अहमद महमूद साहब को भेज दिया, लेकिन मखदूम अहमद महमूद साहब जरदारी साहब के कहने पे गए हैं या क्यों गए हैं, ये बात आप जो है ना इसको छोड़ दें। मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो 1997 में 1997 वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे। अच्छा। मखदूम अहमद महमूद साहब, और मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं यानी वो मुस्लिम लीग नून में थे। ठीक। और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को वो सियासत में लेकर आए 1997 में। सही। तो जहांगीर तरीन साहब फिर शहबाज शरीफ साहब की जो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे ज़ाहिर है 2/3 के साथ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के। तो जो पहली एंट्री हुई जहांगीर तरीन साहब की वो मुस्लिम लीग नून में हुई, और वो जो एग्रीकल्चरल बोर्ड होता है पंजाब का उसके उनको शहबाज शरीफ साहब ने उसका सदर, उसका चेयरमैन बना दिया। अगले साल 12 अक्टूबर हो गई। 12 अक्टूबर हो गई तो दोनों शख्सियात जो है वो ये फैसला इकट्ठे करते हैं, और बड़ा इंटेलिजेंट फैसला होता है इनका। इन्होंने कहा कौन नवाज शरीफ नए भाई ने हमने पकड़ा शायद वो कुछ मामला हुए, कहा कौन नवाज शरीफ, ये आ गए मुस्लिम लीग काफ में। अच्छा। दोनों। ठीक। और उसके बाद जो है ये दोनों शख्सियात जो हैं वो फिर जहांगीर तरीन साहब परवेज इलाही साहब के करीब आए, और वो हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन जहां पर जहांगीर तरीन साहब हैं वहीं पे मखदूम अहमद महमूद था। तो ये दोनों शख्सियात जो हैं वो फिर मुस्लिम लीग काफ में आगे बढ़ते गए, और एक जाहिर है कि यहाँ पे जो है वो MNA बने, और उसके बाद वफाकी वजीर बने जहांगीर तरीन साहब, और फिर
जो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं वो नाज़िम बने अपने इलाके के, और उन्होंने अपने इलाके से ही सीट दी, और ये सारा वो मतलब बड़ा इनका क्लोज दोस्ती इनकी। 2008 में दोनों ने मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ तो दोनों ने मुस्लिम लीग काफ छोड़ दी और मुस्लिम लीग फंक्शनल में चले गए। अच्छा। और इस दौरान ये हुआ कि 2008 के इलेक्शन में एमएनए और एमपीए की सीटों पे इलेक्ट हुए। तो तरीका इस तरह से रखा कि एमएनए की सीट पे जो है वो गिलानी साहब को सपोर्ट किया, और जो एमपीए की सीट है उस पे शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया। ठीक। ता वक्त ये कि जो है वो दोनों ने फिर अपने रास्ते अलग किए। जहांगीर तरीन साहब ने अपने दोस्तों के साथ जो है वो एक ग्रुप बनाया और वो चले गए पीटीआई में, और मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में गए, और उसके बाद वो गवर्नर। यानी ये सब कुछ हो रहा है अब, यानी गिलानी साहब के दौर में, और पीटीआई जब लाहौर का जलसा हो रहा है और ये सारा, तो उस वक्त ये, लेकिन इनकी दोस्ती आप देखें ना, तो दोस्ती इस तरह से है, और इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन दोनों शख्सियात। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जहांगीर तरीन साहब को, जहां तक मैं जानता हूं, जहांगीर तरीन साहब को सियासत में लाने वाले मखदूम अहमद महमूद साहब थे, और इसीलिए जहांगीर तरीन साहब की फिर जो बिजनेसेस बढ़े एग्रीकल्चर की साइड पे इधर उधर, सारा उसमें मखदूम अहमद महमूद साहब का बड़ा रोल। तो ये पॉलिटिकली अब कितनी अजीब सी बात है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में भी थे, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, बल्कि जब ये 12 अक्टूबर हो गया ना, तो बयान होता है कि एक वक्त में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जब बुरा वक्त आया था तो उन्होंने राब्ता किया इन दोनों शख्सियात से। ये बात मुस्लिम लीग नून के हल्के इस बात को जानते हैं। अब वो ज़ाहिर है इस वक्त पब्लिकली अगर नहीं एडमिट करेंगे तो एक अलग बात है। तो क्योंकि ये उस दौर में ये बात डिस्कस हो चुकी है, इत्तेफाक से मेरे ही किसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के अब एक वजीर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने बात बताई थी। सही। उन्होंने कहा जी बेगम कुलसूम नवाज साहबा जो है, उन्होंने जब, क्योंकि ये दोनों शख्सियात शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे और हुकूमत चली गई, तो बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने उस मुश्किल के दौर में दोनों से रब्ता किया, और दोनों की तरफ से एक ही जवाब आया कि कौन नवाज शरीफ। और फिर दोनों ने कहा हम तो सिर्फ एक ही शख्सियत को जानते हैं, वो हैं चौधरी शुजात हुसैन, और दूसरे हैं जनरल मुशर्रफ, तो बाकी तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये मुस्लिम लीग काफ के अंदर आगे बढ़े। लेकिन यह है कि मुस्लिम लीग नून, फिर मुस्लिम लीग काफ, फिर मुस्लिम लीग फंक्शनल, फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी, और अब जो है वो एक शख्सियत जो है वो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, जो कि बड़ी अहम, बहुत अहम, देखें ना, बहुत, यानी आप ये देखें ना, मखदूम जो अहमद महमूद साहब हैं वो बिजनेसमैन भी हैं और जहांगीर तरीन साहब के एक तरह से मेंटोर भी हैं, या वो उनके मेंटोर हैं। लेकिन दोनों की दोस्ती, और अब सियासी सफर देखें तो कमाल का सियासी सफर है। अब है एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके अंदर बिल्कुल जहां जहांगीर तरीन साहब का रोल है, वहां खामोशी से मखदूम अहमद महमूद साहब का भी रोल होगा। क्योंकि अगर देखें, मैंने आपसे कहा ना कि ये छोड़ देंगे जरदारी साहब ने भेजा उनको और वो उधर नवाज शरीफ से, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों शख्सियात जो हैं ये मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, और सिर्फ जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं रहे, ठीक है ना। लेकिन मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून, अच्छा इसी तरह जो मखदूम अहमद महमूद हैं वो पीटीआई में नहीं रहे। तो एक एक बीच में आप कह सकते हैं कि एक पार्टी छोड़ी है, लेकिन मतलब छोड़ यानी उसको ज्वाइन नहीं किया। लेकिन बाकी यह है कि आप ये कमाल देखें ना कि जो पॉलिटिकल डिसीजन होना है अब, तो वो मखदूम अहमद महमूद जो हैं उनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। यानी ऐसा नहीं कि जरदारी साहब उनसे कहेंगे यार जाओ तो मेरे नीचे हो तो जरा जाओ ना, जरा जहांगीर तरीन को ले आओ, ऐसा नहीं है। ये दोनों शख्सियात जो हैं ये जब बैठेंगे वहां पे तो पूरा पॉलिटिकल चेस बोर्ड सामने रख के फिर ये फैसला करेंगे कि इन्होंने जाना है। और जाहिर है इस दौर में फिर एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब आए जब ये मुशर्रफ साहब का दौर था, क्योंकि फौरन इन्होंने नवाज शरीफ साहब को छोड़ने वाले चंद शुरू के लोगों में से थे, यानी शुरू के लोगों में से, ठीक है। नैब का झटका जनरल अमजद का और तड़ करके
तो उसमें लेकिन तो इशू ये है कि अब जो फैसला होना है वो ये दोनों शख्सियात करेंगी, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसी का नहीं है भाई, बिल्कुल हमने अपना सियासी मुस्तकबिल सामने रख के फैसला करना है। तो नवाज शरीफ साहब 99 में, फिर उसके बाद चौधरी साहिबान को फिर इन्होंने, ज़ाहिर है 2008 में चूंकि मुस्लिम लीग का ख़त्म हो रहा था सिलसिला, तो इन्होंने अलग किया, फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी, और अब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की अकेले का उनका डिसीजन नहीं होगा, इसमें मखदूम अहमद महमूद साहब भी होंगे। अब मखदूम अहमद महमूद साहब जो होंगे वो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ जाएं, क्योंकि जरदारी साहब को जाहिर है कि वो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं जी। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो यहाँ पर, जो मैंने कल भी बात की थी, कि वो ये देखेंगे कि मुझे फायदा जो है वो जानने में है मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के जो साहब आए हैं वो उनके पुराने दोस्त हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो उनको सियासत में लाने वाले हैं जहांगीर तरीन साहब को। तो वो तो यानी एक इलेक्टेबल्स या जो हमारे मुल्क में सियासत है उसका बड़ा एक कामयाब मॉडल है मखदूम अहमद महमूद साहब और जहांगीर तरीन साहब, जो हालात के लिहाज से, वक्त के लिहाज से बिल्कुल। अच्छा, अब इशू ये है कि वो जो दो बड़ी पार्टियां हैं, वो दो बड़ी पार्टियां वो इस वक्त देख रही हैं कि भाई क्या फैसला होता है इधर। जहांगीर तरीन साहब और मखदूम अहमद महमूद क्या फैसला करते हैं। ये पीपल्स पार्टी नून को रख कर फैसला नहीं करेंगे, ये किंग मेकर हैं। मतलब ये जो है ना, ये दो भाई आप देखें ना, एक दो ऐसे चलती हैं दो शख्सियत, आगे जाके 2011-12 में एक शख्सियत पीपल्स पार्टी में चली जाती है, एक पीटीआई में चली जाती है। आप देखें ना, मतलब इनका आप देखें कि इनका और ये अपने उस पर काम कर रहे हैं। मतलब ये जब इनकी पॉलिटिक्स हो रही है कि मुस्लिम नून को छोड़ना है, मुशर्रफ साहब के साथ जाना है, मुस्लिम काफ में जाना है, फिर आगे चलना है, फिर आगे जाके किस तरह इधर उधर, तो मतलब दोस्त हैं दोनों गहरे, ठीक, और हकीकत पसंद है, रियलिस्ट हैं। कोई मतलब सियासत के दिल में कोई सीना, सियासत के सीने में कोई दिल विल तो नहीं होता, दिल में चलें सीना डाल दें, सीने में दिल डालें की बात है। तो बात यह है कि वो अपने मुताबिक फैसला करेंगे, लेकिन मसला ये कि बीच में अदालत जब तक, और बीच में एक वो आ गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मैंने पहले भी कहा था कि एक चीज और उसने चैलेंज कर दिया, वो इतना, हाँ वो मसला मेरे ख्याल से नाम ऊपर नीचे करके हो जाएगा, खरीद लेंगे जिससे उसको पैसे वैसे देके, पता नहीं कौन बंदा है, उसको दे के वो ब्रांड ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि वो इसमें अदालत ये फैसला कर रही है अब कि ये जो है ये रिव्यू, नजरसानी, ये सारा, ये वो 3 रुकनी बेंच बैठा है, ये इनका क़याम अब तवील हो जाएगा। ठीक है, एक तो जाहिर है कि उनकी सेहत नासाज है, हम पहली बात करते हैं, कैंसर सर्वाइवर है जहांगीर तरीन साहब, कैंसर सर्वाइवर, बड़े 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 यानी आप समझें कि डूअर हैं, बड़ा काम करने वाली शख्सियत है, सियासत भी, बिजनेस भी, सेहत भी, चीजें सारी, और साथ वो सुकून के साथ ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड को देखेंगे कि अगला पॉलिटिकल चेस बोर्ड उन पे डिपेंड कर रहा है, और खास तौर पे जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है मतलब दोनों पार्टियां उनकी मोहताज है। यानी अब आप देखें कि यहां पर अजीबो गरीब सी बात है कि मुस्लिम नून के लोग ही कह रहे हैं कि वो जी देखें ना, वो तहरीक इंसाफ से कोई लोग आना चाहेंगे, राहों के मुसाफिर तो हमारे साथ आ जाएंगे। ये आपकी राहों के से गए थे दोनों, आप ये भूल गए हैं। मतलब लोगों को थोड़ा सा बता दिया करें कि ये आपके साथ ही थे, नून लीग में थे, ये मुस्लिम लीग नून में थे दोनों, और फिर मुस्लिम लीग नून से ये गए थे मुशर्रफ साहब के साथ जी, नवाज शरीफ साहब को छोड़। अब देखें कैसे किस कदर अजीबो गरीब थी। ये किस्सा शुरू कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से, ओ भाईजान आप किस्सा उस वक्त से शुरू करें ना जब ये आपके साथ थे दोनों, और ये मुशर्रफ साहब के साथ काफ में चले गए थे। ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब की काबीना में थे, शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा थे, सुने। अब लेकिन बहरहाल अब इशू ये है 99, और फिर उसके बाद जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े मुतासिर थे, बड़े मुतासिर थे। जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने एग्रीकल्चर बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था, इसीलिए 97 में पंजाब का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तो ये वो मेरे ख्याल से अता तारड़ साहब उस वक्त छोटे बच्चे होंगे, ये शायद वो चेक करें, क्योंकि उनके जो जाहिर रफीक तारड़ साहब तो सदर थे और बड़े बड़े उसमें थे, लेकिन थोड़ा सा चेक करें, वो आप ही की राहों से निकले हुए हैं। वो आप ही की राहों से निकल के फिर अटकते भटकते चटकते मटकते इधर कहीं पहुंचे हैं। और इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी अब एक तरह से फैसला करेगी कि उसने किस पार्टी के साथ जाना है। जहां जाएगी
तो वहां से वो फिर उसके बाद तय होगा कि कौन सी किस पार्टी ने पंजाब में जीतना है, क्योंकि पीछे वोटर हो जितने भी हो, 10% हो, 50% हो, 100% हो, वही इलेक्टेबल तो उनके पास हैं। तो अब आप देखें कि अजीब, ये तो वो क्या था, ले आई फिर कहां पे किस्मत हमें जा, मतलब वो इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इन पे इतबार नहीं किया। कहते हैं कि ये मैं इनको, मेरी तो बात हुई तो कहते हैं कि ये हमें छोड़ के चले गए थे, तो ये इनको तो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, इन्होंने तो हमें गलत वक्त पे दगा दिया था, तो ये तो है, ये तो अब और हालात नवाज है। शरीफ साहब बातें भूलते नहीं है डॉक्टर साहब, वो आप कई भूलते बार नहीं है, कहते मगर हैं। अब तो भूलना पड़ेगा, अब तो वो तो अलायंस कर रहे हैं उनके साथ, अब तो वो खैर तो बहुत सारी बातें नहीं भूल भी नहीं चुके हैं। भूल जाएं, छोड़ दें माजी को तल्ख करके। हाँ, देखे ना, मतलब है कि अब तो महंगी हो गई है, वरना वो अच्छा था ना, रोटी शोटी खाओ थे बट्टी वो। मिट्टी और पाओ। मसला ये है कि वो जो है ये अब अजीब एक मामला है। तो वो जब तय करेंगे ना दोनों, अच्छा दोनों, मैंने आपसे कहा कि दोनों मुस्लिम लीग नून में रहे, ये बड़ी कमाल की बात है। और नवाज शरीफ साहब के जहन में हैं दोनों शख्सियात, यहाँ पे उनके ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू डिस्कस नहीं करना चाह रहा, हो सकता है कर भी दूं आगे जाके, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा नहीं था कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी। तो लेकिन ये दोनों जो हैं, अच्छा अब इशू ये है कि ये दोनों जो हैं वो एक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भेजा, एक कह रहे हैं मैं खुद गया हूं नवाज शरीफ, लेकिन दोनों दोस्त बैठेंगे अकेले और तय करेंगे कि हमने क्या करना है। जरदारी साहब कहीं दुबई में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मुझे व्हाट्सएप कॉल आ जाए। व्हाट्सएप कॉल आए यानी लंदन से ही जाहिर है कि भाई ये क्या फैसला हुआ है। और वो थोड़ा सा इस बात पे नाराज भी है कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी क्यों बन गई, क्योंकि देखिए दो वजूहत है ना, एक तो जरदारी साहब को ये गालिबन हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बना दी है, मगर वो ये भी जहन में रखें कि मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो भाई वो अभी आपकी पार्टी में आए हैं चंद साल पहले, उससे पहले वो उनके दोस्त हैं और अरसे से दोस्त हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो और मतलब है कि इसमें तो अब वो तो बड़ा जबरदस्त सौदा बेचेंगे, अगर जरदारी साहब को बेचेंगे सौदा, हाँ, मखदूम अहमद महमूद अपने पड़ेंगे टर्म्स बीच एंड में, कंडीशंस पे। ओहो वो जहांगीर तरीन साहब अगर अहल हो गए, नॉट लेस देन चीफ मिनिस्टर पंजाब और मे बी प्राइम मिनिस्टर, वो जरदारी साहब से कहेंगे आप सदर बन जाएं, जहांगीर तरीन वजीर आजम बनेगा। मैं आपको बताऊं ये आप इसको नामुमकिन ना समझें। जरदारी साहब से कहें आप सदर बन जाएं, जहांगीर तरीन को बना दें आप वजीर आजम, बिलावल को भी रखें आप वजीर खारजा कुछ अरसे, ठीक है। पंजाब चाहे तो दे दें नून को, अगर मर्जी होती है तो, नहीं होती तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि इन्होंने देखे ना एमएनए और एमपीए जब जीते थे 2008 के इलेक्शन में, तो मरकज में शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया था, सेंटर पे गिलानी को, दोनों पार्टियां साथ ही थी उस चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो इस तरह से गए थे ना दोनों फंक्शनल किसी। लेकिन डॉक्टर साहब काफ लीग भी तो है और जरदारी साहब के करीब है काफ पंजाब लीग में। कहाँ है, वो तो चौधरी सरवर साहब आते हैं तो काफ लीग मुझे याद आती है। वो तो परवेज इलाही साहब को आपने देखा है कि क्या उनका हाल हुआ था कल, मतलब वो तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये चौधरी सरवर साहब जब आते हैं, तो मैं कल भी मैंने कहा थोड़ा टाइम लगता है, जैसे बाबर इवान साहब को काफी जहन लगता था कि बाबर इवान साहब पीटीआई में है, तो आखिर तक जहन ने नहीं कबूल किया। तो इसी तरह से चौधरी सरवर साहब बार बार रोज यकीन दिलाते हैं कि मैं सदर हूं और काफ लीग में हूं, लेकिन मसला ये है कि वो चौधरी चुरात है। और मैं अच्छा मैं से भी कह रहा हूं कि अब ये इलेक्शन जो है ना, ये इलेक्शन कैसे होगा, कब, धारी साहब ने कह तो दिया कि जब मैं चाहूंगा होगा, लेकिन मसला ये है कि वो एक तो ये जो बजट की बमबारी शुरू होने लगी अभी महंगाई की, इन्होंने इलेक्शन बजट अनाउंस किया था, वो तो इस बजट में तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ये तो देखें एकदम से शुरू हो जाए। ये मुझे एक्चुअली असल में समझ में नहीं आता कि क्या प्लानिंग क्या थी। इस बजट को ऐलान कर दिया, तो ऐलान करके जब तक ये मंजूर होगा जी, ये 21, 22, 24 जब तक मंजूर होगा, तो इसके समरात आने शुरू हो जाएंगे कि भाई कोई मतलब डिस्कशन में आना शुरू हो गया ना कि आईएमएफ से मुआहदा नहीं हो रहा, टैक्सेस और बढ़ाने पड़ेंगे, ये होगा, बिजली के बिल, ये वो सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो इसी दौरान जो है वो अच्छा फिर वो वहां पे मुकदमातें शुरू होने, और मुकदमात जो शुरू होने हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बाकी जो लोगों पे, जो 9 मई के हवाले से, देखिए 9 मई जो है वो 9 मई एक यौम सियाह के तौर पे लोगों की मेमोरी में रहेगा, और डॉक्टर उसकी परतें भी खुलेंगी, भी गई हैं उनके खिलाफ भी अभी उसकी परतें खुलेंगी ना, कौन सी शख्सियात थी, किसने किसको फोन किया, कौन किसको फौजी अदालतों में होगा, किसका इंसदाद दहशतगर्दी में होगा, किसका उस कोर्ट में होगा, उनको किसको एक्सेस होगी वकील, अभी तो वो पूरा
क्या ये प्रोसेस उस वक्त चलेगा जब यहां इलेक्शन कैंपेन हो रही होगी? देखिए ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब। या तो उससे ही दो वाकयात डिस्कनेक्ट होना, एक तरफ लोग देख रहे होंगे ओह ये हो रहा है जी, दूसरी तरफ देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो वो अच्छा, फिर दूसरी बात, अगर दोनों पार्टियां आमने सामने आती हैं मिसाल के तौर पे, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आती है, तो वो एक तरह से यानी एक दूसरे को कोसेंगे भी, लेकिन एक तरह से वो फ्रेंडली भी होंगे। तो जॉइंट वेंचर किया ना, जॉइंट वेंचर किया दो पार्टियों ने, पीछे जॉइंट वेंचर है, ठीक है, आगे झगड़ा हो गया, दोनों अदालत में चले गए, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं ये जॉइंट वेंचर है, ऐसे गए आपस में फड्डा हो गया, अदालत में चले गए, अदालत ने किसी के एक के हक में फैसला दे दिया। हाँ। ये ध्यान में रखें कि पीछे जॉइंट वेंचर है, बिल्कुल वो जो कंपनी है वो जॉइंट वेंचर। तो मसला ये, लेकिन उसमें जब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े भी होंगे फर्ज करें, तो कैसे, मतलब आप जरा तसव्वुर करें ना कि वो जब शहबाज शरीफ साहब ललकारेंगे जरदारी साहब को, चाहे वो जिस अंदाज में भी ललकारें, या ख्वाजा आसिफ साहब जब ललकारेंगे, साद रफीक साहब जब ललकारेंगे पीपल्स पार्टी को, और वहां से जवाबी ललकार आएगी जी, तो ये मुझे बताएं ना कि ये शहबाज शरीफ साहब तो जरदारी साहब के मुंतखब वजीर आजम है, वो क्यों ललकारेंगे? नहीं, ये मुंतखब वजीर आजम अभी खत्म होने वाला है, उनकी नून को साफ कर दिया पूरी। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, उनको मुंतखब वजीर आजम बना के ना मईशत उनके मत्थे डाल के जरदारी साहब ने नून को साफ कर दिया, और ये यानी इस हद तक कर दिया है कि वो शख्सियात जो 1998 में छोड़ गए थे मुस्लिम लीग नून को, वो अब लंदन में बैठ के फैसला कर रहे हैं कि हमने नून से बात करनी है कि नहीं, पीपल्स पार्टी से। हाँ ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आगे डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी की तो एक सियासी पॉलिसी हम देख रहे हैं और जरदारी साहब काफ़ी कामयाब भी है उसमें, लेकिन नून लीग की क्या पॉलिसी है? ना सियासी तौर पर हमें कोई हिकमत अमली नजर आ रही है, ना मुआशी तौर पर वो उस तरह से कामयाब हो पाए हैं। सारा डिपेंड कर रहा है कि बजट के, क्या बजट के ये समरात, ये जो भी आफ्टर शॉक्स हैं, ये आना शुरू होंगे, तो उसके बाद मुस्लिम लीग एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएगी, या उससे पहले आ जाएगी, और सारा का सारा क्या मखदूम अहमद महमूद साहब और जहांगीर तरीन साहब पे डिपेंड करे। दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, बीच में थोड़ा सा खटपट हुई थी, लेकिन बाद में वो एडजस्ट हो गया था मामला। तो ये दोनों जो हैं वो पुराने दोस्त हैं, मतलब इसे छोड़ देंगे तहरीक इंसाफ की तरह, तो पीपल्स पार्टी की तरह, तो ये की तरह, तो उनके बिजनेस बिल्कुल दोस्त हैं, और वो बैठ के इस वक्त डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कहाँ खड़ा है इस वक्त, और हम इस वक्त किस पोजीशन में, स्ट्रांग पोजीशन में दोनों। अच्छा, इसमें जो आज की सबसे बड़ी अगर कोई कहानी है ना बैनुल अक़वामी सतह पे, दो तीन अजीबो गरीब कहानी है। पहली बात तो यह है कि ये जो फड्डा पड़ा हुआ है यूक्रेन का, इसमें जो यूरोप और रशिया के दरमियान जो तसादुम की एक बड़ी वजह है वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं। ये दो पाइपलाइंस जो कि यूक्रेन को बायपास करते हुए बेल्टिक सी के मतलब पहले ज़ाहिर नॉर्थ स्ट्रीम बनी, और वाइबोग, और फिर उसके बाद जो है वो उस्ता ल्यूगा से, ये दोनों डायरेक्ट जो है ये आ रही हैं सीधी की सीधी जर्मनी में, और जर्मनी को फिर सस्ती गैस और फिर उसके बाद बाकी भी यूरोप को। तो ये पहले एक पाइपलाइन बनी, ठीक है, ये अंडर वाटर है, बाल्टिक सी के नीचे, और फिर दूसरी बनी, और अमेरिका इनके अगेंस्ट रहा, अमेरिका इनके अगेंस्ट था इन पाइपलाइंस के, और जर्मनी पे बहुत दबाव था कि जी आप निकले, और इसीलिए आपको शायद सबको याद होगा कि 2021 में जर्मनी ने सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया था नॉर्थ स्ट्रीम का, अंडर प्रेशर में इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। अब हुआ क्या कि ये नॉर्थ स्ट्रीम जो है ये, इसमें गैस, जब यूक्रेन की जंग शुरू हो गई तो गैस कम ज़्यादा हो रही थी, पाइपलाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन अचानक ये हुआ कि एक वहाँ पे नेटो की एक्सरसाइज हो रही थी 2022 में, और 2022 में सितंबर में वो, यानी एक्सरसाइजेज के दौरान जो है वो बेल्टिक सी में धमाके हुए ज़ेरे आब पानी के नीचे पाइपलाइंस पे, और 4 में से 3 पाइपलाइंस धमाके से उड़ गई। पहले ये हुआ कि अमेरिका ने और वेस्टर्न एलाइज ने कहा कि ये रशिया ने सैबोटाज करवाया। रशिया ने कहा कि हमने तो पैसा लगाया हुआ है गैसप्रोम, हम क्यों करेंगे इस पे, हमने तो नहीं किया। उसके बाद ये खबर आई कि जनाब प्रो यूक्रेनियन कोई ग्रुप है,
उन्होंने किया है, फिर ये खबर आई कि जी किसी और ने किया, आगे पीछे ये मामला चलता गया और खराब होता गया कि ये आखिर पाइपलाइंस किसने तबाह की, जिसके नतीजे में यूरोप को गैस बंद हो गई। और यूरोप में आज जो महंगाई है, जो हंगामे हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, तो ये किसने किया। अब आज जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बम चला दिया। ये सेकंड स्लाइड, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि यूएस वांट यूक्रेन नॉट टू अटैक नॉर्थ स्ट्रीम, यानी यूक्रेन को उन्होंने फेंक दिया, वो कहते हैं ना थ्रो समवन अंडर द बस, यूक्रेन को उन्होंने फेंक दिया उठा के। और वो ये कह रहे हैं कि हमें तो सीआईए को ये खबर थी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को, कि पहले से कि वो यूक्रेन जो है वो बाकायदा उनके जो मिलिट्री कमांडर हैं वो प्लान कर रहे हैं कि इन पाइपलाइंस को हमने उड़ाना है। और सीआईए को इतला थी, हमने यूक्रेन को मना भी किया था, हमने यूक्रेन से कहा था कि मत करो। बल्कि ये जो स्टोरी है इसके मुताबिक सीआईए ने एतमाद में लिया, सीआईए को टिप मिली नेदरलैंड से, ठीक है, और फिर उसके बाद ये हुआ कि ये टिप मिली कि जी पोलैंड की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, वहां से एक कश्ती जो है वो किराए पे ली गई है, और वो कश्ती जो है उसमें जो है वो चंद लोग यूक्रेनियन पासपोर्ट्स के साथ वो डाइव करेंगे, पानी के अंदर गोता लगाएंगे, बिल्कुल ये स्पाई स्टोरी है, गोता लगाएंगे और नीचे जाके एक्सप्लोजिव लगाएंगे और वो धमाके से पाइपलाइन उड़ जाएंगी। सीमोर हर्ष जो बड़े एक सहाफ़ी हैं वो ये कुछ अर्से पहले कह चुके हैं कि अमेरिका ने खुद करवाया। अच्छा। ठीक है, सीमोर हर्ष का अगर हम यहाँ पे दिखा सकें तो सीमोर हर्ष की जो अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी 2-3 महीने पहले, उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका ने खुद करवाया। ये जो नवी स्लाइड है, अच्छा, लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को आखिर उड़ाया किसने। इसमें जो इशू है सारा कि टेलीग्राफ ये कह रहा है कि जी ये नहीं आज का, कि यूक्रेन कॉल्ड ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम सैबोटाज आफ्टर सीआईए टिप ऑफ। अगर कॉल ऑफ कर दिया था तो फिर हुआ कैसे? अगर कॉल ऑफ उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, सीआईए ने उनको कहा कि ना करो, तो फिर उड़ाया किसने? गार्डियन ये कह रहा है कि बाइडेन न्यू ऑफ यूक्रेनियन प्लान टू अटैक नॉर्दर्न स्ट्रीम 3 months बिफोर एक्सप्लोजन। तो अगर एक्सप्लोजन से 3 महीने पहले पता था तो आपने फिर उसको रोका क्यों नहीं? ठीक। और आपने ये बात जर्मनी को क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसके तो अमेरिका अगेंस्ट था कि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम नहीं बननी चाहिए। अच्छा, उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि जनाब यूएस हैड इंटेलिजेंस ऑफ डिटेल यूक्रेन प्लान टू अटैक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। यूक्रेन कर रहा था तो आप उसके बाद तो यूक्रेन पूरा का पूरा यूरोप उसमें बेड़ा गर्क हो गया यूरोप का। तो यूक्रेन को आपने एड क्यों दे रहे हैं और जर्मनी को क्यों प्रेस कर रहे हैं यूरोप को कि भाई यूक्रेन ने तो पाइपलाइन उड़ा दी आपकी। वो पाइपलाइन जिसमें स्विस कंपनियों का भी पैसा था, जिसमें यूरोप की कंपनियों का भी था, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उड़ा दिया कि कभी गैस ही ना आए वहां पे। तो ये जो है, अच्छा, फोर्ब्स कह रहा है कि सीआईए रिपोर्टेडली अर्ज यूक्रेन अगेंस्ट अटैकिंग नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन मंथ्स बिफोर मिस्टीरियस एक्सप्लोजन। देखिए ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि इस स्टोरी का कि मुझे नहीं पता इसके आफ्टर इफेक्ट्स कहां तक जाते हैं। और ये जो है ये अच्छा, फिर उसके बाद टाइम्स ने ये कहा कि यूक्रेन ब्लू अप। वो अभी तक टाइम समझ रहा था कुछ दिन पहले तक, जो 7वीं स्लाइड है, कि यूक्रेन ने, यानी वो जर्मनी बिलीव कर रहा था कि यूक्रेन ने किए। अब जर्मन ये बिलीव कर रहे हैं कि यूक्रेन ने किया है, तो जर्मनी असला कैसे देगा यूक्रेन को? बिल्कुल। देखिए ये एक अजीब पुरस्कार कहानी है कि ये आखिर किसने उड़ाया। और ये अगर अमेरिकन को पता था तो उन्होंने ये कैसे मामला जाने दिया। और पुतिन को उन्होंने शुरू में कहा था कि विक्टोरिया नुलैंड ने और प्रेसिडेंट बाइडेन ने और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कि ये रशियन सैबोटाज है। तो ये मामला बड़ा खराब हो गया कि अमेरिकन को पता था, यूक्रेन ने उड़ा दिया और यूक्रेन को असला यूरोप देगा, तो ये मामला है खराब। अच्छा, दूसरी जो बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अहम, पैलेस्टीनियन सदर महमूद अब्बास चाइना में उनकी मुलाकात हुई है शी जिनपिंग से, और मुलाकात हुई है और फुल जो ग्रेट हॉल है बीजिंग का, वहां पर उनको मिलिट्री और सिविलियन हाईएस्ट ऑनर्स के साथ उनको रिसीव किया गया। लेकिन उनको रिसीव जो किया गया है, यहां तक तो बात ठीक है कि वो गए और जाके वो वहां पर मिले, उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात यकीनन अच्छी हुई, कामयाब हुई, क्या हुई। लेकिन जो सीजीटीएन ये बता रहा है कि चाइना और पैलेस्टीनियंस ने जो स्टेटमेंट इशू की है, दोनों सदूर ने, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है पैलेस्टाइन और चाइना की। स्ट्रेटेजिक, ठीक, वर्ड स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक नहीं,
बिजनेस नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। और साथ ही उस पार्टनरशिप के अंदर जो डॉक्यूमेंट है चाइना का, वो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट एंड फुली सॉवरन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन based on 1967 borders with East Jerusalem as its capital। ये चाइना की स्टेटेड पॉलिसी आ गई है मिडिल ईस्ट के ऊपर महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कि हम आजाद फलस्तीनी रियासत 67 के बॉर्डर्स पे चले जाएं, तो ये सारा ये वेस्ट बैंक ये वो सारा रौला रप्पा ये बाद में हुए ना मुआहदे 73 में 74 में ऑस्लो अकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। 67 का बॉर्डर तो बिल्कुल डिफरेंट बॉर्डर है। बिल्कुल। अब उस ये तो वो दुनिया है ना, जमाल अब्दुल नासिर की 6 रोजा जंग चली गई, बहुत से इलाके निकल गए हाथ से, तो उन बॉर्डर्स पे जाएं वापस। अब ये जो चाइना की स्टेटेड पॉलिसी आई है, इसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। साथ ही जो ताइवान है, देखें वक्त कम है, मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ताइवान ने अचानक एक बड़ी अजब सी ताइवान से खबर आ रही है, और ताइवान का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो MSN न्यूज़ है, जैसे कि अमेरिका प्लान कर रहा है कि 21वीं स्लाइड कि अमेरिकन को एवैक्यूएट कैसे किया जाए अगर चाइना की टेंशंस ख़राब हो जाएं, ज़्यादा बढ़ जाएं। अच्छा, इसी को वहाँ पर रॉयटर्स कह रहा है कि जी ताइवान की जो सिविल डिफेंस हैंडबुक आई है 23वीं स्लाइड, वो बता रही है कि चाइनीज सोल्जर्स को पहचाना कैसे जाएगा। अबे अगर चाइना उतर जाए ताइवान पे, तो चाइना को पहचाना कैसे जाएगा। और फिर वो बाकायदा जो यहाँ पर वो तस्वीरें, यानी एक बात बड़ी मजा का खेज सी लग रही है कि वो चाइना के फौजियों की तस्वीरें बता रहे हैं कि ये चाइना के फौजी ऐसे होते हैं। ये हैंडबुक है, ये हैंडबुक है जो ताइवान के लोगों ने जारी की है अपनी डिफेंस की, कि ये हमारे फौजी हैं और ये चाइना के फौजी हैं, तो ये अगर उतर जाए यहाँ पे। अच्छा, हडसन इंस्टीट्यूट बड़ा इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक, और वहां पर पैट्रिक रॉनिन देख रहे हैं पूरा रीजन। उनकी रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हाट आर यूएस इवैक्यूएशन, ये भी आ जाइए कॉन्टीजेंसी मीन्स फॉर ताइवान। ये इनकी आज रिपोर्ट आई है हडसन इंस्टीट्यूट की, जो 19 स्लाइड है। क्या अमेरिका अपने लोगों को खाली करवा रहा है अमेरिकन को ताइवान से? यानी ये क्या बात हुई। और ताइवान का मीडिया ये कह रहा है कि जी हमें यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि जी एक उन्होंने हैंडबुक जारी की है कि अगर ये फौजी उतर जाए। ग्लोबल टाइम्स ने फौरन इस पर रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड उन्होंने 14 की चाइना टू सीमेंट ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया कि यहां पर वो इनको छोड़ने का फैसला कर चुका है अमेरिका, और इस तरह की खबरें इसीलिए वो दे रहा है। अच्छा, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ताइवान डिफेंस हैंडबुक एडवाइस पब्लिक ऑन वॉर टाइम रिस्पॉन्स इन न्यूक्लियर अटैक्स। अचानक क्या हुआ है? अब अचानक वहां से ऐसी खबरें आनी शुरू हुई हैं कि जिससे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल अटैक भी हो गया, और पहचानो कैसे। देखिए ना, टिप्स इन द इवेंट ऑफ अ, मतलब उनको फौजियों को, चीनी फौजी अगर चढ़ जाए आ जाए यहाँ पे, तो अपने फौजियों और चीनी फौजियों के दरमियान यूनिफॉर्म का फर्क क्या है, ये उस हैंडबुक में है, डिफेंस हैंडबुक में है। हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ गई है, इधर से आ गई है। जो MBS हैं वो फ्रांस के दौरे पे चले गए हैं, तवील दौरा यूरोप का दौरा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और बड़ा तवील दौरा है। और साथ ही जैक सलिवन जो हैं वो इंडिया में हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, और रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनको पुश किया जा रहा है अमेरिका को, इंडिया को, कि वो वहाँ से बड़ा सा खरीदें। ज़ाहिर है कि एक डिफेंस डील उनकी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो असलहा वो खरीदेंगे, ड्रोन्स और बड़े लेटेस्ट वेपन्स हैं, क्या इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा या ये वेपन्स को खरीदेंगे? सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने कहा बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं दाएं बाएं, और इसी में ये दौरा भी है, और उसी में पाकिस्तान रीजनली ग्लोबली, अल्लाह ताला खैर करे। कल तूफान टकराएगा पाकिस्तान के साहिलों से, अल्लाह ताला खैर करे सब। उसमें हुकूमत सिंध और उसमें NDMA PDMA सब सारा मुल्क उसमें तैयारी कर रहा है, लेकिन इसमें दुआ है कि खैरियत से कल का दिन गुजरे। इशू ये कि इस वक्त जो है, इस वक्त इंटरनल टर्मोइल नहीं खत्म हो रहा, ग्लोबल और रीजनल लेवल पे पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त है। सर बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।